जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव तथा प्रौद्योगिकी। जैव का अर्थ होता है जीवन से संबंधित और प्रौद्योगिकी का अर्थ है किसी भी पदार्थ का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर करना। अर्थात हम जैव प्रौद्योगिकी के ऐसे समझ सकते हैं कि यह वह तकनीक है जिसके द्वारा जीवों या जीवों से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों का बहुत अधिक बड़े स्तर पर औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना। जैसे जीवों का प्रयोग करके हम घरों में अनेक खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि दही का उत्पादन करने के लिए, दही का निर्माण करने के लिए सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। जो दही में उपस्थित बैक्टीरिया हैं उसको थोड़ी दही को दूध में मिलाने पर वो बैक्टीरिया उचित ताप में वृद्धि करके पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वृद्धि का उचित माध्यम मिल जाता है और दूध से दही का निर्माण होता है। लेकिन घरों में थोड़ी सी मात्रा में दही का उत्पादन करना प्रौद्योगिकी नहीं है, जीव का प्रयोग तो उसमें हुआ है। इसी प्रकार जीवों का प्रयोग करके यदि हम औद्योगिक स्तर पर किसी भी पदार्थ का उत्पादन करें, बहुत बड़े स्तर पर उसका उत्पादन करें, तो वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही रुचिपूर्ण और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, जो कि कक्षा 12 में हमें पढ़ना है। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 का अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ हम समझ चुके हैं। यदि इसे परिभाषित करें तो जैविक कारकों, उनके घटकों अथवा उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा मनुष्य के लिए लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB के अनुसार नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव कोशिकाओं और उनके घटकों का आणविक स्तर पर उपयोग तथा समायोजन जैव प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, ये प्रक्रिया किन सिद्धांत पर आधारित है? इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रथम, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जीवों के आनुवांशिक पदार्थ DNA में आवश्यकता अनुसार फेर बदल कर लक्षण में परिवर्तन करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। जैसे ये DNA का चित्र है। यदि DNA के इस खंड में हमें अनावश्यक या अवांछित जीन के लक्षण प्रकट करने वाले जीन उपस्थित हैं, तो इस खंड को हटाकर इसके स्थान पर वांछित लक्षणों वाले जीन को यदि लगा दिया जाए, यानी जीन DNA के एक खंड को हटाकर अच्छे वांछित गुणों वाले लक्षणों के जीन के DNA को इसमें जोड़ दिया जाए, तो ये तकनीक आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। और इस प्रकार से प्राप्त रूपांतरित जीवों को आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं, क्योंकि इसमें DNA को तोड़कर उसके स्थान पर अच्छे गुणों वाले DNA खंड को फिर से जोड़ा जाता है। इसलिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी को DNA पुनर्योगज तकनीक भी कहते हैं। दूसरा इसका सिद्धांत है जैव प्रक्रम या रासायनिक अभियांत्रिकी। पहले रासायनिक अभियांत्रिकी इसके नाम से इसे जाना जाता था, अब उसे जैव प्रक्रम कहा गया है। जैव प्रक्रम वह सिद्धांत है जिसमें वांछित जीव, जिसमें रूपांतरण किया गया है, ऐसे सूक्ष्म जीवों की अधिक से अधिक वृद्धि कर और इसका औद्योगिक उत्पाद ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है।
लेकिन जिन सूक्ष्म जीवों में, मान लीजिए बैक्टीरिया में, हमने रूपांतरण, वांछित गुणों का रूपांतरण किया है और उसे पोषक माध्यम में रखा वृद्धि के लिए, लेकिन उस माध्यम में अन्य बैक्टीरिया भी वृद्धि कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण जिनमें अन्य बैक्टीरिया वृद्धि ना करें, केवल वांछित सूक्ष्म जीव या वांछित जिनमें परिवर्तन किया गया है, ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही वृद्धि हो, उसे वृद्धि करके जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों का निर्माण किया जा सके, वो जैव प्रक्रम है। इस सिद्धांत से प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि इसको हम उस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए इंसुलिन उत्पन्न करने वाला जीन हमने किसी सूक्ष्म जीव में स्थापित किया, किसी बैक्टीरिया में लगाया और उस बैक्टीरिया को अब ऐसे वातावरण में रखा जहां अन्य बैक्टीरिया वृद्धि ना करें और उसको पर्याप्त वृद्धि का अवसर मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाने वाले जीन के डीएनए के खंडों की प्रतिलिपियां तैयार हो जाएं। और बहुत अधिक मात्रा में जब ये इसका उत्पादन होगा तो उनसे इंसुलिन उत्पन्न करने वाले डीएनए के खंडों से हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जैसा हमने अभी पढ़ा कि वो डीएनए की संरचना में आवश्यकता के अनुसार फेरबदल है। अब ये आवश्यकता के अनुसार फेरबदल को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक यहाँ डीएनए है, डीएनए 2 वल्यक का बना होता है, लेकिन यहाँ केवल एक वल्यक में समझाने के लिए प्रयोग में, मतलब इसको संपूर्ण भाग को, दोनों वल्यक वाले डीएनए को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रही हूँ। यहाँ पर किसी जीव में एक ऐसा डीएनए का ये ऐसा खंड है जिसमें कोई विकार युक्त लक्षण प्रकट करने वाले जीन उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि ये लक्षण जीव में प्रकट ना हो, तो इसको यहाँ से हटा दें। तो इसको यदि हम हटाएंगे तो इस तरह से एक रिक्त स्थान यहाँ पर बन जाएगा। अब एक दूसरा जीव है जिसमें अच्छे लक्षण वाले जीन हैं और हम चाहते हैं ये लक्षण इस जीव में प्रकट हों, तो इस खंड को यहाँ पर यदि हम जोड़ दें तो इसका दोषयुक्त जीन भी हट गए और अच्छे वांछित गुण वाले लक्षण इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इसको यहाँ तक लाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, जो कि एक प्राय वृत्ताकार डीएनए जो बैक्टीरिया में होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के एक खंड को काटकर उसके स्थान पर इस वाहक वांछित डीएनए को जोड़ दिया जाता है। जब ये इससे जुड़ेगा तो जिस डीएनए का निर्माण होगा, ये डीएनए वांछित डीएनए वाहक डीएनए के साथ जुड़ गया, तो प्लाज्मिड में साथ जुड़कर जो डीएनए बना उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। यही तकनीक आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। अब इसको विस्थापित किया जा सकता है। इसके जो मूलभूत चरण हैं, कौन से इन चरणों के, मतलब इसमें प्रक्रिया में किन चरणों के द्वारा इसको क्रिया को क्रियान्वित किया जा सकता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें वांछित जीन युक्त डीएनए को पहचानना होता है। जिस जीन का ऐसा लक्षण हम चाहते हैं उस जीन युक्त डीएनए खंड की पहचान की जाएगी। फिर उसके बाद चिन्हित डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां पर उसका पोषण होता है, उसकी प्रतिलिपियां तैयार होती हैं। फिर स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना भी इसका एक तीसरा चरण है, वो सुरक्षित रहे और साथ ही यानी कि जब वो विभाजित हो बैक्टीरिया तो उसकी संतति में भी उसका स्थानांतरण हो। सर्वप्रथम स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नामक बैक्टीरिया से, इसके प्लाज्मिड से प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीक के लिए इसके किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। प्रथम है कुछ एंजाइम्स।
एंजाइम्स की जो आवश्यकता होती है, सर्वप्रथम उसमें पहला एंजाइम है लयन एंजाइम। लयन एंजाइम कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। अब कोशिका भित्ति नष्ट करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी बैक्टीरिया में हमें बैक्टीरिया के डीएनए की आवश्यकता है और वो कोशिका के अंदर ही प्राप्त होगा, तो कोशिका तक के अंदर जीव द्रव्य तक पहुंचने के लिए उसकी कोशिका भित्ति को हटाना आवश्यक है। तो बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को हटाने के लिए लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए, क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलेज नाम का एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है। और इसी तरह अगर कवक की कोशिका भित्ति को हटाना है तो काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। तो पहली आवश्यकता है लयन एंजाइम, जो कोशिका को नष्ट करने के लिए चाहिए। दूसरे इसके लिए चाहिए विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम या इसको क्लीविंग एंजाइम कहते हैं। विदलन एंजाइम का मतलब होता है वह एंजाइम जो डीएनए को खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। ये मुख्यतः 3 तरह के हैं। एक एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए के खंड को किनारे से तोड़ता है। डीएनए के खंड को किनारे से तोड़ने का मतलब, जैसे ये डीएनए है तो जो किनारे पर न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है उनको वो हटा देता है। इसी तरह एंडोन्यूक्लियस डीएनए को मध्य से तोड़ता है। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस वह एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्थान पर तोड़ता है। वो विशेष स्थान पर पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम समझने से पहले हम इसका एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक उदाहरण है EcoR। EcoR क्या है? EcoR फर्स्ट, ये वह एंजाइम है जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ई और कोलाई, इनका नामकरण कैसे होता है आइए देखते हैं। ई इस बैक्टीरिया का वंश है, एशेरेशिया, और कोलाई इस बैक्टीरिया की स्पीशीज है। ई कोलाई जाति है। तो जब एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण होता है तो प्रथम अक्षर उसका वंश लिया जाता है जो ई यहाँ पर है, और दूसरा जो को शब्द है वो इसके जाति के 2 अक्षर से बना है, ई को। आर इस बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, प्रभेद है। और जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो फर्स्ट, ये रोमन का फर्स्ट है जो कि इसकी खोज के क्रम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इन एंजाइम का नामकरण होता है। प्रथम अक्षर वंश, द्वितीय जाति, और आर इसका प्रभेद, और फर्स्ट इसके यानी कि ये ई कोलाई आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया का प्रथम एंजाइम है। ये इसके क्रम को प्रदर्शित करेगा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है, इसको हम समझते हैं एक शब्द से, MADAM, मैडम। यदि हम इस शब्द को इस दिशा में पढ़ेंगे तो भी स्पेलिंग MADAM होगा, और इस दिशा में पढ़ते हैं तो भी MADAM होगा। इस प्रकार के शब्द को पैलिंड्रोमिक शब्द कहते हैं, विलोमानुपदी शब्द कहते हैं। डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड के इस प्रकार के अनुक्रम होते हैं। यहाँ पर क्या अंतर है कि डीएनए हमें पता है 2 वलयक से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डीएनए का एक भाग दिया हुआ है जिसका एक वलयक ये है। जो अगर हम इसके न्यूक्लियोटाइड के विशेष क्रम को यहाँ देखते हैं जो प्रदर्शित किया गया है, तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में GAATTC है। इसी तरह दूसरे वलयक पर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में CTT, यहां से पढ़ेंगे तो अलग होगा, लेकिन 5 प्राइम से पढ़ेंगे तो वो सेम इसी की तरह GAATTC है। ये दोनों वलयक एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा इसके न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम,
ये एक विशेष एंजाइम विशेष स्थल पर इन न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को पहचान कर उन डीएनए खंडों को काटता है। जो EGO-R1 जैसे हमने बताया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इस डीएनए को कैसे काटेगा कि इस डीएनए को दो की इस तरह परस्पर जुड़े हुए हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये इसको कैसे काटेगा, ये पहले पूरे डीएनए पर चला है। ये एंजाइम इस प्रकार से पूरे डीएनए पर आगे बढ़ता है। जब ये यहाँ जी पर पहुंचता है तो ये इसका प्रतिबंधन स्थल है, ये इसको पहचान लेता है और यहाँ से डीएनए को ऐसे इस वल्यक पर काट देगा। इसी तरह ये इस वल्यक पर भी जब पहुंचता है तो उसको इस स्थान को पहचान कर उसको यहाँ से काट देता है। दोनों स्थान पर कटने पर यहाँ का बॉन्ड तो इनके बीच में परस्पर बना रह गया, इसी तरह यहाँ का भी बना रह गया। इस स्थान पर कटने पर ये भाग इससे अलग हो जाता है और इसके बॉन्ड, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये अनावृत हो जाते हैं। इनको चिपचिपे सिरे भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अब अन्य न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ सकते हैं। जुड़ने वाला स्थान जो है वो चिपचिपा होगा। इस प्रकार के अनुक्रम को पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं और डीएनए प्रतिबंधन जो न्यूक्लियस एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो इस विशेष स्थल पर डीएनए को काटता है जहां पर दोनों वल्यक पर एक ही दिशा में जो 5 to 3 5 से 3 के प्राइम की जो दिशा है और दूसरे वल्यक में भी 5 से 3 की दिशा में पढ़ने पर सेम समान अनुक्रम को प्रदर्शित करता हो। इसके बाद जो इसकी अगली आवश्यकता होती है एंजाइम की, वो है संश्लेषी एंजाइम। क्योंकि डीएनए को जो जिस माध्यम में प्रवेश कराया जाएगा उसकी प्रतिलिपि भी बननी आवश्यक है और डीएनए से डीएनए की प्रतिलिपि बनने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। कुछ परिस्थिति में आरएनए से डीएनए बनने के लिए भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब डीएनए को खंडों को तोड़ा जाता है तो दूसरे स्थान पर उसे जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से तीसरी जो इसकी दूसरी जो आवश्यकता है एंजाइम के अतिरिक्त जो अब आगे चाहिए है वो है क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक को वाहक डीएनए भी कहते हैं। यह वह साधन है जिसके द्वारा वांछित डीएनए को पोषक कोशिका में पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को यदि मलेरिया है और मलेरिया का जो रोग कारक है वो दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य मच्छर करता है, उसी प्रकार से एक जीव का वांछित गुण दूसरे जीव में पहुंचाने के लिए, पोषक कोशिका में पहुंचाने के लिए जो वाहक का प्रयोग किया जाता है उसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। प्राय क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, यीस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड के रूपांतरण से आजकल कॉस्मेट का भी प्रयोग ये बनाए जाते हैं और इनका भी प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड क्या है? एक बैक्टीरिया का वृत्ताकार डीएनए। बैक्टीरिया में ये गुणसूत्रीय डीएनए होता है जो मुख्य डीएनए होता है, लेकिन इस डीएनए के बाहर भी एक या एक से अधिक वृत्ताकार डीएनए होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं और यही वृत्ताकार डीएनए प्राय वाहक के रूप में इस तकनीक में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस वाहक डीएनए की क्या विशेषता होनी चाहिए? सर्वप्रथम पहली विशेषता प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, यानी वाहक डीएनए में जो प्लाज्मिड जिसको वाहक डीएनए के रूप में या क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्रयोग में लाया गया है उसमें एक डीएनए के द्विगुणन की का स्थल होना आवश्यक है। प्रतिक्रियन का मतलब द्विगुणन। ये वह स्थान है जिसे ORI के नाम से जाना जाता है, वह स्थान है जहां से डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ होता है। प्लाज्मिड में यह विशेषता होती है कि वह गुणसूत्रीय डीएनए से अलग अपने आप को अपनी आप की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, अपने आप द्विगुणन कर सकता है स्वतंत्र रूप से। तो यदि प्लाज्मिड में किसी दूसरे वांछित गुणों वाले डीएनए को जोड़ दिया जाएगा तो प्लाज्मिड में द्विगुणन के साथ साथ वो वांछित डीएनए की भी प्रतिलिपि तैयार हो जाएंगी। तो इसमें पहली आवश्यकता क्या है कि प्लाज्मिड में डीएनए द्विगुणन का मूल बिंदु होना आवश्यक है।
जहां से डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ होता है, तभी डीएनए का द्विगुणन होगा। और अगर इस तरीके का प्लाज्मिड हो जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिलिपि बने, ज्यादा से ज्यादा द्विगुणन हो, तो वो ज्यादा लाभदायक होता है। दूसरी आवश्यकता होती है वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक वे चिन्हक हैं, वो मार्कर हैं जो कि रूपांतरित जीवों को अरूपांतरित जीवों से पहचानने में सहायता करते हैं। रूपांतरित जीव वो होंगे जिसमें वांछित गुणों वाला प्लाज्मिड पहुंच गया। जिन बैक्टीरिया में वांछित गुणों वाला चिन्ह पहुंचेगा वो उनमें रूपांतरण हो गया यानी कि, लेकिन जिनमें नहीं पहुंचा उनको उनसे कैसे पहचाने। सपोज हमने एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे बैक्टीरिया लिए और उसमें हमने रूपांतरित प्लाज्मिड को उसमें डाल दिया। 1000 बैक्टीरिया के साथ 1000 ही प्लाज्मिड डाले, लेकिन सभी बैक्टीरिया में वो गए हैं, एक में 3-4 भी जा सकते हैं और कुछ बहुत से ऐसे होंगे जिसमें एक भी नहीं गए, तो उनको पहचानने के लिए वर्ण योग्य चिन्हक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्राय एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल ये सभी प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं, इनके प्रति प्रतिरोध प्रदान करने वाले जीन्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम इस चित्र को देख सकते हैं, यहाँ AMP के ऊपर R लिखा है, यहाँ TET के ऊपर R। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, मतलब इस प्लाज्मिड का यह भाग एम्पिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के का प्रतिरोधी जीन रखता है और ये भाग टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन रखता है। यदि हम इस प्लाज्मिड के टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन को हटा दें तो इसका टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक से प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा और इस एंटीबायोटिक से ये निष्क्रिय हो जाएगा। यदि हम इसका ये जीन हटाकर इसके स्थान पर वांछित गुण वाला जीन लगा दें, वांछित गुणों वाला डीएनए का खंड लगा दें, तो इसमें उस गुण वाले लक्षण प्रकट होने लगेंगे। यदि हम ऐसे बैक्टीरिया के पूरा संवर्धन करते हैं और उनको एक साथ एम्पिसिलिन नामक प्रतिजैविक के साथ उपचारित करते हैं, तो ये बैक्टीरिया सभी सक्रिय रहेंगे क्योंकि इनमें एम्पिसिलिन का प्रतिरोधी जीन उपस्थित है। लेकिन यदि हम इसको टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट के में उपचारित करते हैं तो इसमें कुछ बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाएंगे। जो निष्क्रिय होंगे वो क्यों होंगे? क्योंकि उनमें से कुछ बैक्टीरिया रूपांतरित हो गए थे, उनमें से टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन को हटा दिया था, तो उनमें टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो गया। तो अब हमने इस तरह से उन्हें पहचान तो लिया, जो निष्क्रिय होंगे वो रूपांतरित हैं क्योंकि इनमें टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं है और वांछित गुण वाला जीन आ गया। लेकिन इनको पहचानने के बाद अब ये उपयोगी कैसे हों, क्योंकि निष्क्रिय हो गए हैं, तो अब उसके लिए हम दूसरे एक विकल्प का, उनको पहचानने के लिए दूसरी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य वैकल्पिक इसकी विधि है जो है निवेशी निष्क्रियता। इसमें क्या करते हैं, निवेश कराया जाता है ऐसे जीन का, ऐसे पदार्थ जो रंग उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उनके साथ इनको उपचारित करते हैं। उससे पहले इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने का एक डीएनए का खंड होता है। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम बनाने वाले जीन को हटाकर उसके स्थान पर वांछित गुण वाले जीन को यदि हम लगा देते हैं और फिर ऐसे प्रतिलिपियां इनको वृद्धि कराते हैं पोषक माध्यम में, तो अब इन बैक्टीरिया में किस में परिवर्तन हुआ है किस में नहीं हुआ है उसको पहचानने के लिए इसमें रंग उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ मिलाते हैं। जिन बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा वो उस एंजाइम से क्रिया करके वो पदार्थ नीले रंग की कॉलोनी बना लेंगे, वो बैक्टीरिया नीले रंग की कॉलोनी बनाएंगे। लेकिन जिन बैक्टीरिया में ये एंजाइम नहीं बनेगा, वो किन में नहीं बनेगा, जिनमें रूपांतरण हुआ है क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को हटा दिया और उसके स्थान पर दूसरा जीन जुड़ गया, तो उनमें ये एंजाइम नहीं बनेगा, जिसके फलस्वरूप उसकी कॉलोनी सफेद रंग की होगी। तो इस प्रकार नीली अरूपांतरित कॉलोनी को सफेद रूपांतरित कॉलोनी से पृथक किया जा सकता है, उन्हें पहचाना जा सकता है। तीसरा, इसकी आवश्यकता होती है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल या प्रतिबंधक स्थल वे स्थल होते हैं जहां पर प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जुड़ते हैं। तो वाहक में
प्रतिबंधक स्थल किस प्रकार के हैं, ये भी एक विशेष आवश्यकता देखनी जरूरी है। यदि एक प्रतिबंधक स्थल होगा तो जो वाहक डीएनए है वो एक ही स्थान पर कट होगा या 2 स्थान पर कट होगा। जितने प्रतिबंधक स्थल होंगे उतने स्थान पर कट होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अधिक इसके कटिंग के स्थान होंगे तो प्लाज्मिड अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा, जिससे कि क्रिया करना जटिल हो जाएगा। इसलिए वाहक में प्रतिबंधक स्थल कम, एक या कुछ ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं। ये भी वाहक की एक मूलभूत आवश्यकता है। अब यदि पौधों में इसका रूपांतरण करना हो, बैक्टीरिया के लिए तो चलो ये ठीक है, पौधों में भी हम देखते हैं कि पौधों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नामक एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूमर उत्पन्न करके पौधों में रोग उत्पन्न करता है। यदि इस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाए तो ये टीआई प्लाज्मिड का ट्यूमर उत्पन्न करने वाला जीन इसमें से हटा दें और उसमें वांछित पौधों में जो गुण हम स्थापित करना चाहते हैं उस गुण का जीन इसमें लगाकर पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाए तो पौधों में वांछित गुण विकसित हो जाएगा और ट्यूमर भी नहीं बनेगा। इसी तरह जंतुओं में पश्च वायरस, जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं, ये सामान्य कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करता है। यदि इसे कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को हटाकर अहानिकारक बना दिया जाए और उसमें वांछित गुण वाले जीन को स्थापित करके जंतु कोशिका में प्रतिस्थापित कर दें तो ये वहां वृद्धि करके उसमें वांछित गुणों को स्थापित कर सकता है। इस प्रकार पौधों में एग्रोबैक्टीरियम को और जंतुओं में रेट्रोवायरस को वाहक के रूप में प्रयोग करके वांछित गुणों का स्थापना की जा सकती है। अब ये हमने पढ़ा इस पूरे वीडियो में कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और साथ ही जैव प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक साधन क्या हैं, किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने पढ़ा एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद संवाहक की भी आवश्यकता होती है और एंजाइम्स अलग अलग उनको हमने पढ़ा। साथ ही क्लोनिंग स्थल की भी उसमें विशेषता संवाहक में होनी चाहिए, ये भी देखा। जो संवाहक में क्या क्या विशेष आवश्यकताएं हैं, क्या विशेष गुण उनमें होने चाहिए, ये हमने अध्ययन किया। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है उसके लिए हम इस अध्याय का दूसरी वीडियो का अध्ययन करेंगे जो कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम को बताएगी, प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसका वर्णन करेगी।